नमस्कार, आप देख रहे हैं जवाब तो देना पड़ेगा और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। क्या वाकई में काउंटडाउन शुरू हो चुका है? काउंटडाउन उस चुनाव का जिसे कहते हैं कि लोकतंत्र के सबसे निचला पायदान या प्रथम पायदान, जिसको लेकर सवाल यह थी कि क्या वाकई में राजस्थान के अंदर जानबूझकर पंचायत और निकाय चुनाव को डिले किया जा रहा है। और उसके पीछे ना जाने कितने तरीके के तर्क दिए गए कि शायद सरकार चाहती है कि एक प्रदेश एक इलेक्शन हो, सरकार चाहती है कि इलेक्शन और देरी से हो, सरकार चाहती है कि 2026 के अंत तक जो बाकी पंचायत और निकाय अगर उनका भी कार्यकाल खत्म हो जाए तो एक साथ चुनाव करा दिए जाए। लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल ओबीसी आयोग ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की थी और उसकी वजह से बार बार डेडलाइन बढ़ रही थी। हाईकोर्ट बीच में आया। हाईकोर्ट ने ओबीसी आयोग को कहा कि आपको रिपोर्ट देनी है या नहीं देनी है, तय कर लीजिए। दूसरा, इलेक्शन कमीशन को कहा कि आपको इलेक्शन कराने हैं और सरकार को कहा कि आपको व्यवस्था देनी है। तीनों को सुना गया और सुनने के बाद एक फैसला लिया गया और फैसला यह लिया गया कि अब 15 नवंबर तक हर हाल में चुनाव कराने पड़ेंगे। इसमें कोई किंतु परंतु नहीं होगा। इसके लिए सरकार ने भी हामी भरी, ओबीसी आयोग ने भी और इलेक्शन कमीशन ने। तो क्या वाकई में जो इंतजार था वो खत्म हो चुका है और नए शेड्यूल के साथ राजस्थान की सियासत एक नए रंग के साथ आगे आ रही है? आज बात इसी पर। पंद्रह नवंबर डेडलाइन है, शुरुआत नहीं है। इसका मतलब इलेक्शन से जुड़ी जितनी प्रक्रिया है परिणाम समेत वो 15 नवंबर तक करनी होगी। तो क्या मानकर चला अगले एक महीने के अंदर हमारे हाथ में ओबीसी की रिपोर्ट होगी और ओबीसी की रिपोर्ट के हिसाब से आरक्षण होगा? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने 90 दिन मांगे, यानी लगभग 3 महीने। हमारे साथ मनीष पारिक जी जुड़े हैं बीजेपी से, कांग्रेस से संदीप कलवानिया जी जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर योगेंद्र गुप्ता जी जुड़े हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता के तौर पर प्रेमचंद देमदा जी जुड़े हैं। प्रेमचंद जी, शुरुआत आपके साथ। मैं ये कह रहा हूं सर, 15 नवंबर डेडलाइन है, बिगनिंग लाइन नहीं है और बिगनिंग डेट भी नहीं है जहां से आप प्रक्रिया को शुरू करें। यह सही है सर? जी विजेंद्र जी, 15 नवंबर डेडलाइन है, लास्ट डेट है चुनाव की। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। इसी डेट तक आपको चुनाव संपादित कराने पड़ेंगे, नगरीय निकाय और पंचायत राज के। जी, प्रारंभ की डेट जो बताई है, इनके द्वारा जो शेड्यूल दिया गया है उसमें नगरीय निकाय का जो शेड्यूल है उसमें 17 अगस्त को ये चुनाव की घोषणा करेंगे और 20 सितंबर तक निकाय के चुनाव ये संपादित करवा लेंगे। उसके बाद जो डेट दी गई है पंचायत के चुनावों के लिए, ये कह रहे हैं कि 4 फेजेज में हम चुनाव कराएंगे, जिसमें 23 सितंबर को इन्होंने चुनाव घोषणा करेंगे, 28 सितंबर को चुनाव की अधिसूचना जारी करेंगे और 15 नवंबर तक ये पूरे पंचायत के चुनाव और निकाय के चुनाव निष्पादित करवा देंगे। जी, ये इनके द्वारा शेड्यूल कोर्ट के सामने पेश किया गया है जी, और ये अंतिम शेड्यूल है। कोर्ट ने इस पे भी ये कहा कि इसके आगे कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। जी, अच्छा, इसमें ओबीसी आयोग को भी कुछ कहा गया है कि भाई आपको कब तक रिपोर्ट सबमिट करनी है, क्योंकि उसकी रिपोर्ट के बिना तो ये चुनाव पहले भी नहीं हुए और आगे भी नहीं हो सकते। जी, मैं बताना चाहूंगा विजेंद्र जी आपको, ओबीसी आयोग के संदर्भ में इनकी कल चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो लास्ट ऑर्डर था कोर्ट का, इंटरिम ऑर्डर, जिसमें कोर्ट ने स्पष्ट रूप से सख्त हिदायत देते हुए इनको कहा था कि आप चुनाव शेड्यूल पेश करेंगे, इस बार हमारे को टाइम बताएंगे, डेट बताएंगे। तो उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में सेक्रेटरी पंचायती राज, सेक्रेटरी एलएसजी लोकल बॉडीज, सेक्रेटरी ओबीसी आयोग एंड सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, इनकी मीटिंग हुई थी। वो मिनट्स ऑफ मीटिंग इन्होंने डिसाइड किया। उसमें ओबीसी आयोग के सेक्रेटरी ने उस मीटिंग में जो कहा है, उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हमारे को आश्वस्त किया है कि आपको पूरी फैसिलिटीज दी जाएंगी, तो हम 5 अगस्त तक आपको ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दे देंगे। और 5 अगस्त को रिपोर्ट आने के बाद सेक्रेटरीज का इनका कहना है कि हम 15 अगस्त तक आरक्षण की लॉटरी निकाल देंगे। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि ये हमारे पास ओबीसी आयोग की रिपोर्ट और जो आवश्यक डाटा है वो उपलब्ध हो जाएंगे, तो हम 90 दिन में यानी 15 नवंबर तक चुनाव की प्रक्रिया कंप्लीट कर देंगे। ठीक है सर, वापस मैं आपके पास आऊंगा। मनीष पारिक जी, तो इसका मतलब तो ये माने चल कि हाईकोर्ट अगर बीच में नहीं आता तो एक्सटेंशन बढ़ता ही चला जाता। आप देखिए ना, स्पीड देखिए, अब
हाईकोर्ट के इंटरवेंशन के बाद, निर्देश देने के बाद अब 10-15 दिन में तो ओबीसी आयोग भी रिपोर्ट दे देगा, 10 दिन के अंदर आरक्षण भी हो जाएगा, उसके बाद प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी और 15 नवंबर तक इलेक्शन खत्म भी हो जाएगा। नहीं, अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर ही होगा ना। राज्य सरकार शुरू से कह रही है कि हर काम प्रोसीजर से करेंगे, जो भी कुछ लेजिटमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट पर होना चाहिए वो करेंगे, वही कर रहे हैं, उससे बाहर नहीं गए हैं। दूसरी बात, जो रिपोर्ट देनी है वो इन्हीं को देनी है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं। अगर ओबीसी आयोग का गठन हुआ है तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन पे हुआ है, और जो निर्वाचन आयोग है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेड बॉडी है, तो दोनों ही अपने अपने काम कर रहे हैं। एक दूसरी बात, इसमें राज्य सरकार को जो कम्युनिकेट करना था टू हार्मोनियस एटमॉस्फेयर, उनको कोऑर्डिनेट करके और इसका प्रोग्राम हो जाए, चुनाव अच्छे से संपादित हो जाए, उसके लिए जो कुछ कानून व्यवस्था के लिए टोली देनी है, काम करना, अफसर लगाने हैं, वो सब किए हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि जो ये ओबीसी आयोग है, इसने 10 लाख घरों में दस्तक दी है, और वो ऑनलाइन सर्वे करके उसमें पुख्ता रिपोर्ट बना रहे हैं, जो आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे लगता है माननीय भजनलाल जी, सरकार का सबसे बड़ा योगदान ये है कि जो ओबीसी में रिजर्वेशन ये डाटा कहां से आया सर? कम्युनिटीज थी, ये डाटा उन्होंने कहां खुद से ने आया? अपने कहा है कि 10 लाख घरों तक तो हम जा रहे हैं और बाकी घरों में अभी जाना शेष है। जब वो कंप्लीट करके आएंगे उस दिन रिपोर्ट दे देंगे, और दैट वाज अराउंड ये 5, 7, 10 अगस्त तक होगा। ये पहले भी उन्होंने कहा है और वही उन्होंने कोर्ट में कहा है, तो इस तरह न्यू कोई नई चीज नहीं है। नहीं, लेकिन इससे पहले भी तो एक रिपोर्ट तैयार हुई थी, उसके अंदर कुछ खामियां थी जी, फिर वापस शुरू हुई। यही मैं इसी बात पे अचंभित हूं कि 2016 में ये बात हुई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसको दोबारा से विचार करिए, आरक्षण का जनप्रतिनिधित्व तो ठीक करिए। उसके बाद कांग्रेस सरकार आई, उन्होंने कुछ नहीं किया। माननीय भजनलाल जी की सरकार ने इसको कॉन्स्टिट्यूट किया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की इच्छा के अनुसार, और उसके तहत ये करके दिखा दिया है कि जो रिजर्वेशन है वो अकॉर्डिंग टू द लॉ और लेजिटमेटली वेल अबेंड होगा। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, देखिए ना, आज से ही मानसून सक्रिय हो रहा है और कल तक हम जमीनें दिखा रहे थे जो बंजर सी हो चुकी थी, जो खेती हो रही थी उसको बाकायदा पानी की जरूरत थी। कुछ ऐसा ही पंचायत और निकाय के इलेक्शन के दौरान जो स्थितियां थी वो भी ऐसी थी, बंजर सी नजर आ रही थी। पता नहीं कि कब बरसेंगे, कब इलेक्शन होंगे। आज वो तारीख भी तय हो चुकी है। तो क्या वाकई में आपको लगता है कि राजस्थान की सियासत जो अभी तक इस बात पर टिकी हुई थी कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, अब वो इस बात पर टिकी होगी कि जहां होंगे वहां हमें कैसे इलेक्शन कराना है और कैसे जीत कराना है? बिल्कुल विजेंद्र, आप सही कह रहे हैं। अब चुनाव होना तय है, क्योंकि कोर्ट का जो सख्त रुख है और जिस तरीके के वहाँ पर प्रतिवेदन पेश किया राज्य सरकार ने, उसके बाद में कोई शक वो मुझे लगता है होना नहीं चाहिए। अब रहा सवाल इसके परिणाम क्या होंगे, तो देखिए राजस्थान का जो सियासी पारा है पूरी तरह से गर्म होने को तैयार है। भारतीय जनता पार्टी अपने जो 3 साल के कार्यकाल होंगे, जब तक चुनाव होंगे तक करीबन 3 साल पूरे हो चुके होंगे, उसको लेकर के सामने जाएगी और कहेगी कि राजस्थान के इतिहास का सर्वाधिक सुशासन अगर कोई रहा है ये 3 साल रहा है। कांग्रेस जो है वो ये कहेगी कि इन 3 सालों में पूरे राजस्थान को बर्बाद कर दिया है, राजस्थान में कोई शासन नहीं रहा, किसी तरह की सरकार नहीं रही है और जनता के कोई काम नहीं हुए, और इस आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन परिणाम जो भी आएगा उसका मैसेज बहुत आगे तक जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं, आगे तक कहां, 28 तक? देखिए हाईकमान तक तो हर परिणाम जाता ही जाता है। 2028 तक? हाँ 28 तक जाएगा, उसका परिणाम 28 तक जाएगा। इसलिए जाएगा क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर सफलता मिल जाती है आशातीत, और उनको बहुमत मिल जाता है हर तरफ, तो सीधा सीधा होगा कि भजनलाल सरकार का जो शासन है वो बहुत अच्छा चल रहा है। और एक तरह से जो ये बार बार बात उठती है कि भजनलाल सरकार के कितने दिन है या भजनलाल सरकार कितने दिन रहेंगे, उनको अभेदान मिलेगा। नहीं, लेकिन दूसरी बात और चीज समझना था सर, निकाय के चुनाव में तो चलिए मान लेते हैं सिंबल के साथ चुनाव लड़े जाते हैं, गांव के तो चुनाव, पंचायत के चुनाव तो सिंबल के साथ होते नहीं, देखो तो फिर भी हमें पता होता है कि भाई कौन किसको सपोर्ट कर रहा है और कैसे सपोर्ट कर रहा है, उससे हम एक आकलन निकालते हैं। सरपंच का चुनाव नहीं होता, सरपंच का ही बोल, बाकी सब तो होते ही है। देखो क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्टली सबको पता होता है कौन किस पार्टी से चुनाव लड़ रहा है और कौन कहां पर शासन कर रहा है। तो अगर वहां पर भारतीय जनता पार्टी को मिल जाता तो ये माना जाएगा कि भाई जनता ने स्टैंप लगा दी, मोहर लगा दी। और सामान्यतया निकाय चुनाव में, पंचायत चुनाव में सफलता उसी दल को मिलती है जिस दल की सरकार होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो बहुत बड़ी परीक्षा है और उसको हर हालत में परीक्षा को पास करना पड़ेगा। लेकिन कांग्रेस इस आशा में चुनाव में उतरेगी, एक तो जो देरी से चुनाव है उस मुद्दे को भुनाएगी कि भाई ये डर रहे थे, और दूसरा इस उतरेगी कि भाई शासन जो 3 साल का रहा अच्छा नहीं है। तो अगर वहां पर कांग्रेस को सफलता मिल जाती है तो फिर कांग्रेस की बल्ले बल्ले होगी, उनको एक तरह से कहना चाहिए मजबूती मिलेगी, और वो 2028 के लिए आशावान होंगे कि 2028 में हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। हम मानकर चलें कि भाई अब सिर्फ तैयारी होगी, इलेक्शन को लड़ने की तैयारी होगी। संदीप कलवानी। निश्चित रूप से विजेंद्र जी, जिस प्रकार से पूरे राजस्थान की जनता, 8 करोड़ जनता देख रही है कि चुनाव करवाने के लिए कांग्रेस के नेताओं को
हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करनी पड़ी और वहाँ से आदेश करवाना पड़ा कि चुनाव करवाया जाए, जबकि संवैधानिक प्रावधान है कि चुनाव हर 5 साल में होने चाहिए। आप देखें कि राज्य सरकार लगातार चुनाव टालने के मूड में थी, मगर आज जो घड़ी आई है वो आखिर एक डेडलाइन फिक्स कर दी गई है। 17 अगस्त से चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 15 नवंबर तक चलेगी। इसमें आप देखेंगे डिले का मुख्य कारण क्या था। सबसे बड़ा तो देखें कि ये जो इन्होंने वादे किए थे विधानसभा चुनाव में पूरी तरह से विफल रहे। दूसरा, बजट जो इन पंचायत राज संस्थाओं को, नगरीय निकाय संस्थाओं को जो बजट देना था केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, वो रोके बैठे रहेगी इतने सालों तक। ये डबल इंजन की सरकार कहलाती है। अपने आप को 2.5 साल तक पूरा विकास ठप कर दिया। और तीसरा देखें, ये पंचायत राज संस्थाएं और नगरीय निकाय संस्था होती है, वो सत्ता का विकेंद्रीकरण होती है, वो पूरी तरह से इन्होंने ठप कर दिया और अपने अफसरशाही से वहां प्रशासक नियुक्त कर करके मन मर्जी से काम करवाए हैं। तो पूरी तरह से विफल सरकार है। इन्होंने हर हाल में चुनाव टालने के नए नए बहाने किए। अभी मैं आपको ओबीसी आयोग का बताऊंगा। समझ गया हूं कि मुद्दे क्या रहने वाले हैं इलेक्शन में कांग्रेस की तरफ से। देखिए, मतलब आप मुद्दे ही तो गिना रहे हैं। बिल्कुल निश्चित रूप से आप देखें जिस प्रकार से इन्होंने कहा था कि युवाओं को हम नौकरियां देंगे और सुशासन देंगे, किसानों की आय दोगुना करेंगे, अस्पतालों की अच्छी व्यवस्था करेंगे, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करेंगे, आज पूरी तरह से विफल है ये सरकार। चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लें आप, हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर जगह अपराध बढ़ रहे हैं। स्कूलों की क्या स्थिति है आप सब आए दिन मीडिया में आ रहा है। अस्पतालों में किस प्रकार से प्रसूताओं की मौत हो रही है, पता नहीं कब से आ रहा है। आप 2011 से मैं देख रहा हूं मीडिया के अंदर कि भाई कब कौन सी सरकार में क्या आता है। मैं उसी बात की सरकार थी तब यूनिसेफ की रिपोर्ट आई थी, सर्वाधिक नंबर 1 है कुपोषण बालकों के, प्रसूताओं की मौत के मामले में। उस सब में आज हॉस्पिटलों की आप रेप में नंबर 1 और पेपर लीक हो रहे हैं आपके राज्य में। आप बाल व्यभिचार में नंबर 1 कांग्रेस पार्टी ने किया था। संदीप कलवानिया अभी आया है और अभी भी आप कह रहे हो पूरी तरह से 5,000 करोड़ रुपए मोदी जी के आपने जो वादे किए थे 43,000 करोड़ रुपए टोटल 27,000 करोड़ रुपए मिल गए हैं। 5,000 करोड़ रुपए पुराने हैं जो चल रहे हैं। एक करके आप देखिए, आप जो संदीप बात कर रहे कलवानिया जी, हैं आंकड़ों की बात कीजिए। आंकड़ों के साथ बात करेंगे ज्यादा चौक। संदीप कलवानिया जी, चलिए बताइए 2023 के अंदर कितने घर ऐसे थे जो हर घर जल से नहीं जुड़े थे 2023 में जब आपकी सरकार छोड़ के गई? कितने थे? देखिए, मैं बताऊं जिस प्रकार से हमने योजनाएं लागू अरे सर कितने थे बता दीजिए ना। सबसे है पूरा चलिए कोई बात नहीं, मैं स्किप कर देता हूं। मगर अब आप है वो संदीप कलवानिया जी, संदीप कलवानिया जी, अरे सर वकील है ना अभी, कोई विकास का काम मुझे अच्छा ये लग रहा है कि मेरी डिबेट में 3 वकील हैं। ये अच्छी बात है सर, जो फैक्ट के साथ बात करते हैं। चलिए संदीप कलवानिया जी बताइए, 2023 में जब कांग्रेस सरकार गई उस वक्त राजस्थान के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन था वो कितना था? इससे इनसे तो ज्यादा ही था। हमने तो लगातार बढ़ाया। आप देखें, नहीं आंकड़ों की जब आप बात करेंगे मैं आपको आंकड़े भी उपलब्ध कराऊंगा। आप मेगावाट के चुनाव की बात कर रहे हैं। पूरी तरह से विफल सरकार है। ये जुमलेबाजी करते हैं, यहाँ सरकार चल रहा है, लेकिन आप देखें आज राजस्थान की जनता ने देख लिया। योगेंद्र गुप्ता जी करवाने के लिए हाईकोर्ट में जाना पड़ा। अब मैं आपसे सवाल करता हूं सर, हाईकोर्ट में जाना पड़ा। कहते हैं कि वक्त जितना गुजरता है ना उतना जख्म पे मरहम लगाता है, और जितना वक्त गुजरता है इंसाफ ना हो तो असंतोष पैदा करता है, और ये दोनों ही चीजें इस इलेक्शन के साथ कनेक्ट होती हैं। अब सवाल मेरा यह है कि एक तरफ शेखावाटी है जहां यमुना जल समझौते की बात हुई, दूसरी तरफ ERCP है जिससे 21 जिले जुड़े हुए हैं, तीसरी तरफ पांचना बांध का पानी है जिसको लेकर अपना पूरा ढूंढाड़ का जो बेल्ट है, ये दौसा और इधर का जो बेल्ट है उधर का कनेक्ट है, धौलपुर कनेक्ट है। अब मुझे बताइए क्या इनका इंपैक्ट आएगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हमारा बढ़ा, जो सड़कें हो या बाकी चीजें हो जो आंकड़े बताते हैं, क्या इनका इंपैक्ट ग्रामीण इलेक्शन के अंदर, निकाय इलेक्शन के अंदर नजर आए? देखिए निश्चित रूप से विधानसभा योगेंद्र गुप्ता जो पहले इन्होंने योगेंद्र गुप्ता जी, नहीं विजेंद्र आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए दोनों दल जो है ना वो कमी और अच्छाई लेके जाएंगी। जो भारतीय जनता पार्टी के काल में पांचना बांध की बात कर लें या कुछ अन्य बातें जो आपने गिनाई अभी जो बात कर लें, तो डेफिनेटली इनकी जितनी चीज़ें वो सारी की सारी ज़मीन के सतह तक जाती है। जो वहाँ का किसान है, आम वर्ग है, वहाँ तक वो इफेक्टेड होता है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने 3 साल के पूरे शासन के जो कार्य है, मैंने पहले भी कहा है, वो लेकर वहाँ पे जाएगी, सारी बातें गिनाएगी, लोगों को समझाएगी और उसके आधार पर चुनाव लड़ेगी। अब लोगों को कितना समझ में आता है कितना नहीं आता है देखने का विषय होगा। अब जो कांग्रेस है, जैसे उन्होंने कहा कि अस्पतालों की इन्होंने बात की, प्रसूताओं की बात की, अन्य बातें इन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, नौकरियों की बात की है, तो कांग्रेस विपक्षी दल है वो सारी वहां पर लेकर जाएगा। अब प्रश्न उठता है कि वो जो आपने आंकड़े की बात की है
निस्संदेह मुझे लगता है किसी प्रवक्ता को जब डिबेट में आना चाहिए तो पूरा आंकड़े का डेटाबेस उसके पास होना चाहिए। तो वहां पर जब फील्ड में जाएंगे तो वहां पर इनको बताना पड़ेगा कांग्रेस को भाई असफलता है तो असफलता क्या और हमारी सफलता क्या थी इस चुनाव 3 साल के पहले, और भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि 3 साल पहले राजस्थान की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति है, और उसी आधार पर जनता को समझाते चुनाव लड़ा जाएगा और वही परिणाम बताएगा कि कौन किसको समझाने में कितना सफल रहा है। कह रहा हूं क्योंकि देखिए अभी अगर संदीप कलवानिया जी मनीष में से कोई भी आंकड़े गिना दे कि भाई देखिए 53,000 को तो मोदी जी देके गए अभी, इसीलिए मोदी जी ने दिया। आपको मालूम नहीं पड़ता कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया, आपको पता नहीं है। 43 मेगावाट की वृद्धि हो गई, आपको पता नहीं। अब घरों कितने मकानों में पानी गया, आपको पता नहीं। और उसके बाद कह रहे हैं हम जो करेंगे। अरे मैं बता रहा हूँ ना, चैलेंज की संख्या बता दें। किसकी संख्या? पदों का नाम बता दें। पदों का नाम बता दिया आपको, देखे आपके पदों के लिए। अभी मोदी जी आए थे, मोदी जी आके देके गए और नियुक्ति पत्र कुछ नहीं। आपने टोटल 1,92,000 नियुक्तियां बाकी थी, उसमें तो 84,000 नियुक्तियां कंफर्म हो गई है। मैं बता रहा हूँ ना आंकड़ा। बता दो 5 पदों और आंकड़ा क्या बताऊं? 5 पदों और आंकड़ा क्या बताऊं? कौन से पदों पे नौकरी? कमाल कर रहे हो आप। अरे मैं तो बता रहा हूँ ना, इतने लोगों को नियुक्ति दे दी। 1,96,000 नियुक्तियां बाकी पड़ी थी, आपने छोड़ा था। उसके बाद में आप चिल्लाओ, उससे कुछ नहीं होने वाला। और मैं आपको बताऊंगा पानी के मामले में ऐसे कैसे, बिजली के मामले में रात को किसानों को 2 बजे बिजली देते थे कांग्रेस वाले, तब लोगों ने कहा था भारतीय जनता पार्टी की सरकार की दरकार है क्योंकि खेतों में पानी चाहिए, और इसीलिए हर खेत में अभी आप देखिए कोई बिजली कटौती नहीं है, खेतों में पानी मिलता है और पूरे समय पर आपको व्यवस्था की जा रही है ईमानदारी के साथ। अब आप केवल शोर मचाते रहो, यू डोंट हैव टू से एनीथिंग, यू हैव टू शाउट। जो ग्रामीण है ना, जो राजस्थान का ग्रामीण परिवेश है वो हमसे ज्यादा सियासत जानता है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं योगेंद्र जी? जो गांव के अंदर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं ना, जो माताएं बहनें बैठी हैं, उनको बहुत बखूबी पता है कि किसी ने क्या किया और क्या नहीं किया, और वो अभी से तय करके बैठे हैं कि अगली सरकार में हमें किसको वोट करना है नहीं करना है। वो इतने इंटेलिजेंट है। लेकिन प्रेमचंद देवदा जी, एक मिनट भाई, अरे कभी तो संदीप कलवानिया जी, मनीष पारिक जी, संदीप कलवानिया जी, भाई कभी तो मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। दोनों रुके एक मिनट। प्रेमचंद देवदा जी, एक मिनट सर। प्रेमचंद देवदा जी, क्या कोई ऑप्शन है सर कि ये जो लाइन है, जो डेडलाइन है वो आगे बढ़ सके? मुमकिन है कि किसी भी सूरत में किसी भी तरीके से? प्रेमचंद देवदा जी, एक मिनट भैया, एक मिनट। मनीष जी सुनाई नहीं देगा भाई, एक मिनट। मनीष जी सुनाई नहीं देगा। संदीप एक मिनट भाई, संदीप जी एक मिनट सर। हाँ प्रेमचंद जी। जी विजेंद्र जी, ये जो प्रोग्राम है इलेक्शन कमीशन के द्वारा कोर्ट में सबमिट किया गया है। ठीक। पहले इनके द्वारा केवल यही कहा गया था एफिडेविट के हम 15 नवंबर तक करा देंगे, जिस पर कोर्ट ने संतुष्टि जाहिर की कि आपसे डेट शेड्यूल मांगा था, आप शेड्यूल बताइए, डेट बताइए हमें। तब इनके द्वारा ये शेड्यूल कोर्ट में सामने ही आर्गुमेंट के दौरान ही पेश किया गया है, इसलिए और कोर्ट ने स्पेसिफिक तौर पे ऐसा सबमिशन ओबीसी आयोग की तरफ से भी दिया गया है सर कोर्ट में। मैं बार बार कह रहा हूं, चीज से आकर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर टिकी हुई है, उन्होंने भी सबमिशन दिया है। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट एफिडेविट में आ गई है सर। एफिडेविट में उन्होंने कह दिया है कि हम 5 अगस्त तक रिपोर्ट दे देंगे। अब मुझे ये बताइए, अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या होगा? तो चुनाव कराने पड़ेंगे। एक मिनट सर प्लीज, लिखा हुआ है प्लीज सर, प्लीज सर। इनकी एक तरह से अंडरटेकिंग है कोर्ट के सामने अंडरटेकिंग है। डेफिनेटली कोर्ट ने इसीलिए इसको रिकॉर्ड पे लिया है इलेक्शन शेड्यूल को। मतलब मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं, मैं भी जानता हूं सर प्रेमचंद जी, मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि इसमें 1% भी चांस नहीं है ना डिले होने के? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, अब तो आगे भी नहीं जा सकते, सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं जा सकते क्योंकि इनके द्वारा पेश किया हुआ शेड्यूल है। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है योगेंद्र गुप्ता जी, देखिए इशू बहुत अलग अलग तरीके के हैं। आस्था से जुड़े मुद्दे अलग होते हैं, विकास से जुड़े मुद्दे अलग होते हैं, सामाजिक वेलफेयर के मुद्दे अलग होते हैं, और राजनीतिक मुद्दे अलग होते हैं। चारों अलग चीज हैं। क्या वाकई में आपको लगता है कि चारों मुद्दों के आधार पर इलेक्शन होता है, या इसमें 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, एक राजनीतिक और दूसरा जाति आधारित? देखो विजेंद्र, जब चुनाव की बात होती है तो पहली बात तो तय हो गई है कि चुनाव में ज़बरदस्त घमासान होगा, और उस घमासान का छोटा सा रूप हमारे स्टूडियो में देखने को मिल रहा है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रवक्ता एक दूसरे पर हावी होने की कोशिश कर रहे हैं। अब जहाँ तक सवाल मुद्दों का है, देखिए
राजनीतिक दल ये मानते हैं कि हम मतदाता को अपने हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि जो वहाँ पर गांव में बैठे हैं, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, माताएं बहनें बैठी हैं, उनको सब कुछ पता होता है और उनका माइंडसेट भी होता है। क्योंकि अगर किसी के नल में पानी आ रहा है तो सीधा अफेक्टेड वो गाँव वाला होता है, अगर सड़क बन रही है तो अफेक्टेड गाँव वाला होता है, अगर वहाँ बिजली प्रॉपर उसको मिल रही है तो गाँव वाला अफेक्टेड होता है, और अगर ये चीज़ नहीं होती है तो गाँव वाला अफेक्टेड होता है। तो इसलिए जो मुद्दे आप बता रहे हैं कि सामाजिक मुद्दा हो, राजनीतिक मुद्दा हो, जो शिक्षा का मुद्दा हो, बाकी मुद्दे, ये सारे अफेक्ट करते हैं। अच्छा, एक और सवाल, क्योंकि दोनों इलेक्शन है, ग्रामीण इलेक्शन और शहरी इलेक्शन, परसेप्शन ये होता है कि शहरी जो वोटर्स होते हैं बीजेपी के वोटर होते हैं, वो टर्नआउट उधर होते हैं, और जो ग्रामीण होते हैं वो कांग्रेस, जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके वोटर होते हैं। आपको बीते कुछ सालों के अंदर इसमें कोई मेजर चेंज नजर आया? नहीं, देखिए, एक समय था जब कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी शहरों की शहरी पार्टी है और कांग्रेस गांव की पार्टी है, यानी गांव के वोट ज़्यादा हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ चुनाव में देखेंगे तो लगातार ये ट्रेंड अब बदल रहा है। भारतीय जनता पार्टी अपने पेट गांव में उतनी बना रही है जितनी कांग्रेस की थी, और कांग्रेस भी कहीं कहीं शहरी वोटर को ले रही है। तो इसलिए पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को बहुत अच्छे से पता है कि जब तक गाँव के हम वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, जड़ों तक, तब तक हम राज नहीं कर सकते, और कांग्रेस को मालूम है कि शहर तक पहुंचना ही होगा। तो दोनों का वोट चेंज हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा फायदा हो रहा है क्योंकि वो गांव के अंदर तक पहुंच रही है अपने कैडर के माध्यम से, और यही आपको इन चुनाव में देखने को मिलेगा। तो जिसका कैडर मजबूत होगा, जिसके मुद्दे मजबूत होंगे और जो मतदाता के दिल तक पहुंच पाएगा, वो इस चुनाव के अंदर राज करेगा। ये दोनों दल कोशिश करेंगे। ठीक है, मनीष पारिक जी, इस बार की तैयारियां क्या रहेंगी, क्योंकि अब तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है सर? निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी, तो मैंने कहा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उनमें पहले ही बूथ अध्यक्ष बने हुए हैं। 52,000 बूथ पर अध्यक्ष बने थे, अभी 61,404 बूथ हैं, उनमें 11,000 का जो एक्स्ट्रा है 9,000 उसमें भी बना दिए जाएंगे। रचना तो पहले से ही है। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कि जो सेवाभावी कार्यकर्ता हैं बीजेपी के पास, वो नीचे लेवल पे पार्षद लड़ने वाले लोग हैं, वो गांव में वहाँ पर सेवा कार्य करने वाले हैं। चूंकि साल भर एक्टिव होने का फायदा मिलता है, मैंने आपको कहा मैं 22 साल से पार्षद हूं, और मैं ये जानता हूं कि जमीन पर जो कांग्रेस के जितने कार्यकर्ता चुनाव लड़ते हैं वो सब चुनाव हारते हैं मेरे वार्ड में। और इसका कारण ये है, तो अल्टीमेटली इनके पास एक तो इम्पीचमेंट बचता है, कुछ ये धर्म के आधार पर, जात के आधार पर बात करते हैं। अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो है वो बीजेपी के पास है, उसका फायदा मिलेगा। और जैसा अभी योगेंद्र जी ने कहा, जो गांव की पार्टी हुआ करती थी, अब वो गांव से बाहर हो चुकी है। चौपाल में उसका काम नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी रात्रि चौपाल कर रहे हैं, सारे मिनिस्टर रात्रि चौपाल कर रहे हैं, गांव के बीच में रह रहे हैं, सुबह मूंग की निराई कर रहे हैं, वो साथ में उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। निश्चित तौर पर आप समझिए कि गांव की जनता उनको हाथों हाथ ले रही है, पलक पावड़े बिछाकर उनका स्वागत कर रही है। इट शोज वी आर डेफिनेटली इन द रूट। लेकिन संदीप कलवानिया जी, भाई इसको तो आप मानेंगे कि वर्तमान स्थिति में कांग्रेस को बहुत मजबूती से जमीन पर काम करने की जरूरत है। क्या माने कि एक बार फिर से अपने लोकल जो कार्यकर्ता हैं उनको एक्टिव किया जाएगा और ग्रास रूट तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि इस इलेक्शन का इंपैक्ट जो होगा ना, वो यहां के सिर्फ नेताओं पर नहीं होगा, नेताओं के साथ साथ 2028 पर भी होगा और कांग्रेस के राजस्थान में भविष्य पर भी होगा। देखिए विजेंद्र जी, कांग्रेस पार्टी इन चुनाव को लेकर पूरी तरह से एकजुट है। जिस प्रकार से हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी गोविंद सिंह डोटासरा जी, जिन्होंने संगठन का जिस प्रकार से निर्माण किया है और संगठन सर्जन के अभियान के तहत हमारे जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं, आपको मैं बताऊंगा हमारे 52,000 से अधिक BLA हमारे हर बूथ पे तैयार हैं। हमने वार्ड से लेकर ग्राम पंचायत तक पूरे अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सब कुछ हमने नियुक्त कर दिए हैं। हमने टीमें बना दी हैं और 16 लाख से अधिक पदाधिकारी हमने यहाँ तैयार करके एक फौज तैयार कर रखी है। और एक जो मैसेज हमारे को देना चाहिए जनता के बीच में, वो हमने पूरी तैयारी कर रखी है। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियां हैं उनको सामने लाने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी तैयार है, और आने वाले चुनाव में उनको मुंह खानी पड़ेगी। जिस प्रकार से ये विधानसभा चुनाव में या जनता के सामने जो वादा खिलाफी की है वो एक्सपोज करेंगे हम। चाहे मनरेगा देख लें आप, चाहे महंगाई का मामला देख लें, चाहे मंदिरों में जो डकैती डालते हैं, ये जो आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, उन सभी मुद्दों को लेकर हम जो पेपर लीक जो है, आप पेपर लीक को लेकर ये कर रहे हैं। सर राजस्थान का इन्फ्लेशन रेट क्या है अभी? हाँ जी, इन्फ्लेशन रेट क्या है अभी राजस्थान का? बहुत कम है। आप देखें जिस प्रकार से हम छोड़ के गए ना, उसके तो अच्छी बात है सर, ये तो कम है, तो कम होना अच्छी बात होती है। ना कम होना अच्छी बात होती है इन्फ्लेशन, मगर पूरी तरह से विफल सरकार है, पूरी तरह से सर कैसे आप ये नहीं बता पाते हैं? के टाइम पे 4% था, मैं अक्सर आंकड़ों की बात करता हूं। 7% का फर्क है, 7% का। प्रकार आंकड़े की बात करेंगे तो आपको आंकड़े भी गिनाए जाएंगे, मगर आप देखें मोटे-मोटे वादों से मनमोहन सिंह जी की सरकार में 11.4% किया था और यहाँ पर अभी 5.7% है। दुनिया में सबसे कम इन्फ्लेशन है, दुनिया में सबसे कम इन्फ्लेशन
इलेक्शन है और आप जानते ही हैं, आप कह रहे हैं कि आंकड़े बोलो कि हम उपलब्ध कराएंगे। चलिए मनीष पारिक जी शुक्रिया, संदीप जी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, योगेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत शुक्रिया, प्रेमचंद देवदा जी शुक्रिया आपका चर्चा में शामिल होने के लिए। इस प्रोग्राम ने दो चीजें तय की, एक इलेक्शन को लेकर अब कोई किंतु परंतु नहीं है, शेड्यूल तैयार हो चुका है। दूसरा, इस बार का इलेक्शन आपको एकदम विधानसभा के तर्ज पर नजर आएगा, उतना ही द्वंद्व नजर आएगा और उतना ही ज्यादा रोमांचक ये इलेक्शन होने वाला है। फर्स्ट इंडिया के साथ आप बने रहिएगा क्योंकि इस पूरे इलेक्शन की, आज से लेकर इलेक्शन 15 नवंबर तक हम हर अपडेट आपको बताएंगे। इस प्रोग्राम में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।